हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका चूएस ट्यूब पे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर 7 में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये बीएचयू बीएससी क्रैश कोर्स का लेक्चर 7 है, जिसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपको इसके पहले लेक्चर 6 में मैंने आपको एटॉमिक जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड चैप्टर है उसको पढ़ाया था, उसकी थ्योरीज पढ़ा दी थी, और इस बार मैं न्यूक्लियर की थ्योरीज पढ़ा दूंगा। उसके बाद दोनों के न्यूमेरिकल्स हम एक साथ ही देखने वाले हैं स्टूडेंट्स लेक्चर 8 में। तो स्टूडेंट हमारे साथ बने रहें और अपने बीएचयू के क्रैश कोर्स को फास्टली आप खत्म करते रहें। तो स्टूडेंट, मेरी कोशिश यही है कि जितने भी यूनिट्स हो सकते हैं फिजिक्स में आपके लिए बेहतर हैं, उसको मैं फास्टली पढ़ा दूं आपको। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी एटम का, ये किसी केमिकल एलिमेंट का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसे आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट जेड एक्स ए, तो स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं जेड जो है एटॉमिक नंबर है, ए जो है एटॉमिक मास है। और स्टूडेंट अगर न्यूट्रॉन नंबर हमें निकालना है तो हम एन इक्वल टू ए माइनस जेड, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। और स्टूडेंट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो अगर हमारा न्यूट्रल एटम है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में होंगे। बट अगर पॉजिटिव चार्ज उस पर आता है तो हमें पता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा एटॉमिक नंबर में से उतना हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो एटॉमिक नंबर में उतना ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टूडेंट पहले बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो याद रखें, जो आपको कंजर्वेशन में हेल्प करेंगे। जब आपको कभी न्यूट्रॉन्स को देखना होगा या एटॉमिक नंबर को देखना होगा या मास नंबर देखना होगा, तो उसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट और एक बात ध्यान रखें, कभी न्यूक्लियॉन्स की अगर बात होती है तो आप तो जानते ही हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में। आपको मैंने एटॉमिक मॉडल में बताया भी था, ये चीजें हम देख चुके हैं एटॉमिक में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, उन दोनों की मिक्सिंग, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है उनको मिला के हम इसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो कभी भी न्यूक्लियॉन्स की बात हो तो आप समझ लें कि वो न्यूक्लियस की बात हो रही है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात हो रही है। स्टूडेंट अगर हम रेडियाई की बात कर लें न्यूक्लियस के केस में, तो आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, तो ये मास नंबर के 1/3 पावर पे है। और नॉट एक कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, और इसकी वैल्यू कभी कभी 1.2 मैंने लिखा हुआ, बट ये 1.1 से 1.5 के बीच में वेरी करती है फर्मीमीटर के रेंज में। तो इसको आप देखें, क्वेश्चन में दे देगा आर नॉट की वैल्यू, तो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम पे कभी कभी कंपेरिजन के लिए A1 A2 दे देता है और पूछता है रेशियो, या एक का आर दे देगा और दूसरे का आर आपको निकालना रहेगा रेडियाई। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। बीएचयू एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन आते हैं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में तो आप देख सकेंगे। और स्टूडेंट इस केस में जब हम कभी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे या कितना मास डिफेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन है ना, मास जितना रिड्यूस होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एम पी जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो है 1.672623 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg, और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो है 1.674928 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट वो काफी कम है, देख सकते हैं आप 9.1093897 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 kg। और MEC स्क्वायर की वैल्यू भी MAB में याद रखें, क्योंकि ये काफी हेल्प होगा जब हम पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन पढ़ेंगे। तो इसकी वैल्यू होती है 0.511 MEB, इसका भी ध्यान रखें स्टूडेंट्स। आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो स्टूडेंट आइसोटोप्स, वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर है जेड वो सेम होता है और जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। तो ए डिफरेंट होगा, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होने वाले हैं। बट यहाँ पे आप दो चीजों का ध्यान रखें, सेम जेड और डिफरेंट ए। जैसा कि आप देख रहे हैं 1H1 1 सेम, 1H2 यहाँ पे देखिए जेड सेम है, फिर है और 1H3 तो जेड सेम है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ जेड सेम हो गया देखिए। और यहाँ पे क्या हुआ, जो मास ए है मास नंबर वो क्या हो रहा है 1 2 और 3, ये डिफरेंट हो रहा है। तो ये क्या है, आइसोटोप्स है। और आइसोबार्स सेम है बट डिफरेंट जेड, तो इसमें क्या होगा, एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, जेड डिफरेंट हो सकता है, तो एटॉमिक मास पहले सेम होना चाहिए। पहले हम देखेंगे एटॉमिक मास सेम है ना, देखिए 16। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, 8 और 7 है, इस तरीके से तो आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं आइसोटोन्स वो होंगे जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं 7 और 14, तो आप समझ सकते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 14 - 7 7 हो गया। अब देखते हैं इसमें 6 से 13,
तो 13 माइनस 6 7 हो गया। तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन थे वो कितने हुए, 7 7 हुए। तो ये क्या होगा, आइसोटोन हो गया। तो आइसोटोन का जो पेयर होगा उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 होंगे दोनों के इसमें। मिरर न्यूक्लियाई क्या होगी, ए सेम होगा, पहली बात आप ध्यान रखें, आइसोबार की तरह होगा, बट एक और कंडीशन हम इसमें लगा देंगे तो मिरर न्यूक्लियाई हो जाएगा। ए सेम होगा, डिफरेंट ए होगा, तो आइसोबार में भी यही होता है। बट इन द न्यूक्लियस द प्रोटॉन नंबर Z एंड द न्यूट्रॉन नंबर N आर इंटरचेंज्ड एंड डिफर बाई 1 यूनिट। तो स्टूडेंट पहले तो जो N है और जो Z है, प्रोटॉन नंबर Z और N है वो आपस में इंटरचेंज होंगे, और कितने से डिफर करने वाले, 1 यूनिट से। तो हम देख सकते हैं 6 से 11। तो पहले Z देखते हैं, 6 5, दोनों का, इसका Z है 6 है, उसका 5 है, तो 1 का डिफरेंस इसमें है। और इंटरचेंजेबल की जहाँ तक बात करते हैं तो देख सकते हैं आप, इसमें 5 न्यूट्रॉन्स हैं, 11 माइनस 6 5, और इसमें 11 माइनस 5 6 न्यूट्रॉन है। इसमें क्या हो गया स्टूडेंट, इसमें 5 न्यूट्रॉन, इसमें 6 न्यूट्रॉन। और देखिए तो एटॉमिक नंबर इसका 6 है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है, और इसका न्यूट्रॉन नंबर 5 है, और इसका न्यूट्रॉन नंबर 6 है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपकी 1 यूनिट का डिफरेंस है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये मिरर न्यूक्लियाई का डेफिनेशन है स्टूडेंट। तो ये NZ, प्रोटॉन नंबर Z एंड न्यूट्रॉन नंबर N आर इंटरचेंज। तो इस तरीके से मिरर न्यूक्लियाई है स्टूडेंट। एक बात का और ध्यान रखें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फर्मियंस। तो स्टूडेंट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये स्टूडेंट्स की नो टू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैन हैव द सेम क्वांटम स्टेट। कि हमें पता है कि जो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही क्वांटम स्टेट में, सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रख सकते हम उन्हें, 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हो जाएं हम एक ही स्टेट में रख दें इनके चारों क्वांटम नंबर सेम होते, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फर्मियंस को कभी भी हम एक साथ नहीं रख पाते हैं। आप देखते हैं कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता एक लेवल पे। तो इसलिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स और फर्मियंस, पहली बात तो ये भी ध्यान रखें कि फर्मियंस हैं जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं वो फर्मियंस हैं। जो फर्मियंस होते हैं जिनकी स्पिन हाफ होती है वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टूडेंट बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स के केस में। तो स्टूडेंट देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी। आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में काफी हाईली बाइंडेड होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है न्यूक्लियर फोर्स, तो इसलिए इसे बाइंड रखती है। और इसमें स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी जो होती है एमईबी के ऑर्डर में होती है। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वहां पे, कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है, जिस वजह से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बंधे हुए हैं। और अगर स्टूडेंट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अगर इतना न्यूक्लियस है और मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी देता हूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये स्प्रेड हो जाएंगे आपस में, जो इनसाइड न्यूक्लियस हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, जो बाइंडिंग है उनकी टूट जाएगी। अगर उतनी एनर्जी में दे जितनी किसकी बाइंडिंग एनर्जी है इस न्यूक्लियस की, तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो स्टूडेंट इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर स्ट्रांगली बाउंड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम ईच अदर। We need few MeB energy which is called the binding energy EB of the nucleus। तो स्टूडेंट यही है कि जो EB है इनका, अगर वो इनको प्रोवाइड कर दिया जाए बाइंडिंग एनर्जी, तो जो न्यूक्लियॉन्स आपस में वो सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि जो, तो यही है बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। जो न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांधे रखती है वो एनर्जी हमारी बाइंडिंग एनर्जी है, समझ लीजिए वो बाइंड की हुई है। अगर इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिव एनर्जी हम उसे दे देंगे तो वो आपस में मूव करने लगेंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे। और जो डिफेक्ट होते हैं, मास डिफेक्ट, जो कन्वर्जन इसलिए होता है क्योंकि मास रिड्यूस कर जाता है कभी कभी, जो न्यूक्लियर मास है उसका, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर देखेंगे, जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास देखें, और उसके न्यूक्लियर का मास हम देखें डायरेक्टली, तो उसमें कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। उस मास डिफेक्ट की वजह से ही कोई भी रिएक्शन होती है तो उससे एनर्जी होती है। तो कन्वर्जन ऑफ मास इंटू एनर्जी E इक्वल्स टू mc²। तो ये तो हमें पता है। अब डेल्टा एम भी द अमाउंट ऑफ मास डिसअपियर्ड देन द एनर्जी। तो वही स्टूडेंट, अगर डेल्टा एम मास कहीं भी डिसअपियर हो रहा है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। EB इक्वल्स टू डेल्टा mc²। इस इक्वेशन से आप ध्यान रखें स्टूडेंट। मास डिफेक्ट में कैलकुलेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ, इफ डेल्टा एम बी द अमाउंट ऑफ मास डिसअपियर्ड है, तो MP MN ME बी द मासेस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। तो हम किस तरीके से उस निकलेगा कि मान लीजिए ZX ए है रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको दिखाया था। तो डेल्टा एम जो निकालेंगे आप, तो जो एटॉमिक नंबर है मास ऑफ प्रोटॉन, उससे आप प्रोटॉन, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उससे मल्टीप्लाई करके आप टोटल प्रोटॉन का मास देख लेंगे, और N से मल्टीप्लाई करके MN से आप टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मास देख लेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास देख लेंगे स्टूडेंट। और उनमें से जो टोटल जो एटम है उसका टोटल मास से आप सीधे माइनस कर लेंगे, तो जो सब्ट्रैक्ट होके आएगा वही डेल्टा एम देगा आपका कि कितना मास डिसअपियर्ड हुआ है, जिससे आप समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट EB जो है वो है डेल्टा MC। तो डेल्टा एम आप इसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट जो मास ऑफ न्यूक्लियस अगर हमें चाहिए तो हम बता दें आपको, एटॉम में से हमें इलेक्ट्रॉन का मास रिड्यूस करना होगा। तो मास ऑफ न्यूक्लियस होगा स्टूडेंट M न्यूक्लियाई, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है M न्यूक्लियस माइनस का ZMe। तो स्टूडेंट जो हमारा ये प्लस ZMe है
वो इस माइनस जेड एम से कटे कैंसिल होगा और माइनस में एम न्यूक्लियर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ईबी है स्टूडेंट्स, जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है वो हो जाएगी जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम न्यूक्लियर होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर न्यूक्लियर मास दिया हुआ है तो हम इस तरीके से ईबी को, बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करके बाइंडिंग एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट अगर यहाँ पे देखते हैं बाइंडिंग फ्रैक्शन, तो बाइंडिंग फ्रैक्शन हुई होगा स्टूडेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। स्टेबिलिटी वगैरह देखने के लिए स्टूडेंट्स हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ही देखते हैं। तो अगर इस ईबी को ए से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो मैंने बताया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, तो अगर इसे ईबी बाई ए कर दें तो जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम न्यूक्लियर डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर। तो और स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं अपने न्यूक्लियर फोर्स की। व्हेन न्यूक्लियॉन्स आर केप्ट एट सेपरेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फेम्टोमीटर, तो स्टूडेंट आपको पता है न्यूक्लियर फोर्स जो है वो फर्मी मीटर के रेंज में काम करती है, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का जो ऑर्डर है न्यूक्लियस का वो 10⁻⁻15 मीटर है। तो स्टूडेंट जब हम न्यूक्लियॉन्स को उस सेपरेशन में रखते हैं 10⁻15 ऑर्डर में, तो आप हमारी एक फोर्स काम जो करती है उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है स्टूडेंट, और मैं कुछ की पॉइंट्स बता दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती है स्टूडेंट। पहली बात तो याद रखें कि 10⁻15 के ऑर्डर में काम करती है और बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, और स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्गर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्गर होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्गर होती है स्टूडेंट्स। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और एक बात का और ध्यान रखें, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, क्योंकि देखिए जो फोर्स न्यूट्रॉन के बीच है, जो फोर्स प्रोटॉन के बीच है, और जो फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच है, वो तीनों सेम है। इस बात का भी ध्यान रखें। और स्टूडेंट ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ बैरी नहीं कर रही है स्टूडेंट। ये शॉर्ट रेंज में काम कर रही है, उतने में पूरी तरीके से ही ये यूनिफॉर्मली काम करती है। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है कि डिस्टेंस जैसे हमारी न्यूटन का फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस तरीके का नहीं। तो ये सेंट्रल फोर्स नहीं है स्टूडेंट्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्पिन डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स, कि स्पिन अप है या स्पिन डाउन है तो इस पे डिपेंड कर सकती है स्टूडेंट्स। तो ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो आपको न्यूक्लियर फोर्स समझ में आया होगा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और किस किन चीजों पर डिपेंड करती है, उसका नेचर कैसा है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट पेयर प्रोडक्शन, हाई एनर्जी गामा रेडिएशन। अगर स्टूडेंट्स हाई एनर्जी गामा रेडिएशन है कोई और वो किसी एटम पे फॉल होता है, तो वो क्या करता है स्टूडेंट, इतना हाई एनर्जी जाने से एक्साइटेड हो जाती है और उससे हमारा एमिशन होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का। तो स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन का जो हमें आउटपुट मिलता है, इसमें हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो लेकिन स्टूडेंट इसमें एक कंडीशन है पेयर प्रोडक्शन की, याद रखें कि ई जो है हमारा, जो फोटोन है हमारा, जो गामा रेडिएशन है, उसकी एनर्जी 1.02 MeV से ज्यादा होनी चाहिए। इफ ई इज ग्रेटर देन 1.02 MeV, तभी ये पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल होगा। अदरवाइज स्टूडेंट अगर हमारी एनर्जी 1.02 MeV से कम हो जाती है तो हमारा पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा और हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट मिल सकता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ध्यान रखें, इतनी एनर्जी होनी ही चाहिए, लेकिन अगर एनर्जी ज्यादा है तो पहले तो प्रोडक्शन हो जाएगा पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, और जो एनर्जी बचेगी वो उन्हें काइनेटिक एनर्जी देगी। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को वो जो एक्सेस में एनर्जी होगी एचन्यू की 1.02 MeV से, वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगी या काइनेटिक एनर्जी होगी उनकी। तो हमारी जो ये वैल्यू है वो 2m0c² ही है स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज ना हो। तो यही अगर रखेंगे तो ये 1.02 MeV आएगी। तो जो एक्सेस में एनर्जी है 1.02 MeV से, वो क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जीज हैं। स्टूडेंट एक पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा है और जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो कम है, कंपेरिजन में थोड़ा कम होती है। इसका रीजन ये है स्टूडेंट, जब न्यूक्लियस पे हम रहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जब एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है तो ये इसे डी एक्सेलरेट करता है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन होता है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। और अगर हमारे पास पॉजिट्रॉन है स्टूडेंट, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसे रिपेल करता है, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। इसे डी एक्सेलरेट करता है, उसे पॉजिट्रॉन को एक्सेलरेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डी एक्सेलरेट करता है। तो स्टूडेंट इसलिए हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है पॉजिट्रॉन की वो ज्यादा होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए स्टूडेंट कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब देखते हैं पेयर एनिहिलेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके दो फोटोन्स इमिट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर फोटोन की वेवलेंथ कैलकुलेट की जाए जो इमिट हो रहे हैं, तो जो लेमडा स्टूडेंट, जो फोटोन की वेवलेंथ होगी लेमडा, वो होगी 12375 डिवाइडेड बाई डेल्टा आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 12375 डिवाइडेड बाई 0.51 × 10⁻⁶, तो स्टूडेंट जो हमारी वेवलेंथ आएगी वो आएगी 0.024 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ याद रखें स्टूडेंट, जो पेयर एनिहिलेशन में फोटोन हमारा इमिट होगा उसकी वेवलेंथ होगी 0.024 एंगस्ट्रॉम।
और जो फ्रीक्वेंसी होगी स्टूडेंट, अगर न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा जैसे कि हम जान रहे हैं तो उसे कैलकुलेट करेंगे लेमडा तो आएगी 1.245 × 10⁻20 हर्ट्ज। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, जो कि आप जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लियाई, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है स्टूडेंट्स। इस पे कंट्रोल नहीं है ह्यूमन बीइंग का, ना तो प्रेशर टेम्परेचर किसी चीज का कोई कंट्रोल नहीं है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका डिसइंटीग्रेशन है वो प्रोपोर्शनल होगा कि कितने एक्टिव न्यूक्लियाई उस टाइम पे बचे हुए हैं। तो इसलिए -dn/dt ये बता रहा है कि जो n है वो रिड्यूस होता जा रहा है प्रोपोर्शनल टू n। n जो है उस टाइम पे t पे नंबर ऑफ एक्टिव जो न्यूक्लियॉन्स है न्यूक्लियाई वो है। तो dn/dt इक्वल टू माइनस लेमडा n। जो लेमडा स्टूडेंट्स वो है डीके कांस्टेंट, इसका मैंने डायमेंशन बताया आपको कि ये 10⁻⁻1 होता है। तो स्टूडेंट dn/n इक्वल टू माइनस लेमडा dt कर देंगे, हम n करेंगे, फिर इंटीग्रेट अगर करते हैं तो हमें मिलेगा स्टूडेंट ln n/n0 इक्वल टू माइनस लेमडा t। आप जानते हैं कि dx/x का जो इंटीग्रेशन है वो ln x होता है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इसलिए वैल्यू पुट करेंगे तो ये फिर लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो n इक्वल टू n0 e⁻ लेमडा t। तो n0 एक्टिव न्यूक्लियाई t इक्वल टू 0, तो जो t इक्वल टू 0 पे जितने न्यूक्लियाई थे वो n0 हो अगर, और जो n है हमारा एक्टिव न्यूक्लियाई t इक्वल टू t टाइम पे जो जितने न्यूक्लियाई बचे हैं एक्टिव हैं उनका नंबर। तो इसमें जो रिलेशन स्टूडेंट इसको ध्यान रखें, इससे काफी न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। फर्दर जो है बहुत सारे कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट जो हमारा यूनिट है, इस टर्म में हम मेजर करते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल को कि किस तरीके से वो रेडिएट हो रहा है पर यूनिट टाइम में। तो आप देख सकते हैं SI यूनिट जो है इसकी बैक्यूरल है और 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये डिसइंटीग्रेशन में मेजर करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक यूनिट कन्वर्जन की बात बता दूं, ये कभी कभी पूछा भी जा सकता है आपसे। एक रदरफोर्ड इक्वल टू होता है 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और पॉपुलर यूनिट जो है एक्टिविटी की क्यूरी है स्टूडेंट्स। तो एक क्वेरी जो होगी वो 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के इक्वल होगी। और स्टूडेंट्स अगर हाफ लाइफ की बात करें तो जैसा आप सब जान रहे हैं, एन अगर हमारे पास n0 न्यूक्लियाई हैं तो n0/2 रिड्यूस हो जाएगा और n0/2 रिमेनिंग बचेगा। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए हम जानते हैं कि n इक्वल टू n0/2 इतना रिमेनिंग बचने वाला है। वी नो दैट n इक्वल टू n0 e⁻ लेमडा t। तो स्टूडेंट्स n0/2 यहाँ पे हमने रखा है इनकी जगह पे इक्वल टू n0 e⁻ लेमडा t हाफ जो स्टूडेंट हाफ लाइफ टाइम है स्टूडेंट ये। और n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और ये माइनस जो है पॉजिटिव इधर आएगा तो ये 2 इधर हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, जो हमारी वैल्यू आएगी हाफ लाइफ और डी के कांस्टेंट के बीच जो रिलेशन हमारा आएगा वो होगा t ऑफ इक्वल टू ln2/λ। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 0.693/λ, 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा, 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा। तो टी आपकी जो वैल्यू है वो है 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा। स्टूडेंट अगर n हमारी हाफ लाइफ हो तो n इक्वल टू n0 1/2 पे n। तो इस चीज इन फॉर्मूलेज को स्टूडेंट बहुत ही ध्यान रखें, इस पर न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं। और मीन या एवरेज जो लाइफ टाइम है स्टूडेंट्स वो है टाउ इक्वल टू 1/λ, डी के कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मीन लाइफ टाइम का जो डायमेंशन है स्टूडेंट्स वो टी है। तो टी आप इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा, तो 1/λ इक्वल टू टाउ जो मीन लाइफ टाइम है। तो स्टूडेंट 1/λ की जगह पे हमने रख दिया टाउ। तो टी आप इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाई बाई टाउ। तो टी आप इक्वल टू 0.693 इंटू टाउ। और अगर टाउ इक्वल टू हमें निकालना है तो टाउ इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये 0.693 तो हो जाएगा टाउ इक्वल टू 1.443 टी हाफ। और स्टूडेंट n इक्वल टू n0 1/e⁻n अगर n नंबर ऑफ एवरेज लाइफ हो तो ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं। और एक्टिविटी में अगर स्टूडेंट्स हम देखें सब्सटेंस है या कोई भी चीज रिड्यूस हो रही है रेडियो एक्टिविटी में तो हम इस तरीके से इस पर इक्वेशन लगाते हैं। अगर r माने इसे एक्टिविटी को अपने तो r इक्वल टू r0 r एंड डिवाइडेड बाय नॉट इक्वल टू e⁻ λ t। अगर मास भी है स्टूडेंट तो m नॉट इक्वल टू e⁻ λ t हम कर सकते हैं। और n है अगर स्टूडेंट्स तो इसका मास के टर्म में अगर हम देखें na मल्टीप्लाई बाई m डिवाइडेड बाई n की जगह पे हम ये चीज यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर मास को हम इंक्लूड करना चाहें इसमें एक्टिविटी में तो इस तरीके से स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अल्फा डी के, बीटा डी के और गामा डी के। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए हमारा जो टर्म है वो ZX⁴ और उसमें से अगर कोई अल्फा डी के होगा, अल्फा पार्टिकल निकलता है तो जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 रिड्यूस हो जाता है और जो हमारा मास नंबर है वो उसमें से 4 रिड्यूस होता है एक अल्फा पार्टिकल निकलने पे और एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखें कि Z जो है Z-2 हो जाएगा, ये जो है -4 हो जाएगा। स्टूडेंट ये प्रोसेस चलती रहती है क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और जब हमें स्टेबल न्यूक्लियाई मिल जाता है प्रोसेस जाके उस पर स्टेबल होती है। जैसे हमें स्टेबल कोई न्यूक्लियाई मिल जाएगा, कभी अल्फा इमिट होगा कभी बीटा फिर अल्फा, इस तरीके से होता रहता है। और जब हमें स्टेबल न्यूक्लियाई मिल जाती है तो हमारा जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है वो रुक जाता है।
और बीटा डीके की बात करूँ तो इसमें स्टूडेंट बीटा प्लस और बीटा माइनस दोनों तरीके के डीके होते हैं। तो जेड एक्स से अगर है तो इसमें अगर बीटा प्लस डीके हो रहा है, पॉजिट्रॉन निकल रहा है और न्यूट्रिनो निकल रहा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर ये बीटा प्लस डीके है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखें, कभी कभी इस तरीके की क्वेश्चन आ जाती है, उसमें क्या आउटपुट मिल रहा है उस तरीके से भी आप बता सकते हैं तो अल्फा डीके है या बीटा डीके है। तो इस तरीके से अगर पॉजिट्रॉन इमिट हो रहा है तो एटॉमिक नंबर में एक ही कमी और जो एटॉमिक मास सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। सेम ऐसे ही स्टूडेंट अगर बीटा माइनस डीके होगा तो आपका एटॉमिक मास तो नहीं चेंज होगा बट एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके का याद रखें। और इसमें एंटी न्यूट्रिनो निकलता है स्टूडेंट बीटा माइनस डीके में जो है एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। और स्टूडेंट कोई एक क्वेश्चन दिया हो उसमें ए इनिशियल, मान लीजिए ए इनिशियल है, एटॉमिक मास आपका ए है, ए आई है इनिशियल में, और अल्फा बीटा गामा डीके होने के बाद जो आपका मास आ रहा है वो ए फाइनल है। तो स्टूडेंट अगर हमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल निकालना हो तो इसके लिए क्वेश्चन जरूर याद रखें, ए आई माइनस ए एफ डिवाइडेड बाई 4। तो स्टूडेंट इस तरीके से याद रखें, इनिशियल में से फाइनल मास नंबर को सब्ट्रैक्ट करके उसे 4 से डिवाइड कर दें तो आपको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जितने भी डिसइंटीग्रेट हुए आपको मिल जाएंगे। और अगर बीटा पार्टिकल आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जेड फाइनल माइनस ब्रैकेट में जेड इनिशियल माइनस 2 टाइम्स एन अल्फा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। और अगर हम ब्रैकेट को ओपन करके सब कैलकुलेट करते हैं तो मिलता है हमें जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल प्लस 2 टाइम्स एन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी याद रखें स्टूडेंट, जितने भी फॉर्मूले जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसे याद रखें। इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके कंपटीशन एग्जाम में मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टूडेंट, ये कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखें। फिशन फ्यूजन में भी ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो स्टेबिलिटी का है, जितना आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हायर होगा उतनी स्टेबल न्यूक्लियर होगी। तो स्टूडेंट इस कर्व को आप देख लें, इसको पूरी तरीके से हर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन इसको मैं ब्रीफ में आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उसका ध्यान रखें। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है Fb और ये न्यूक्लियन नंबर है, मतलब एटॉमिक मास है स्टूडेंट्स। Fb इज वेरी स्मॉल फॉर वेरी लाइट न्यूक्लियर, जो लाइट न्यूक्लियर है उनके लिए क्या है Fb आपका बहुत ही स्मॉल है। एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग रैपिडली विद इंक्रीजिंग एज, जैसे ही हम थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं को, वैसे ही क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो बढ़ रहा है एंड रिचेज वैल्यू 8, बहुत फास्टली वो 8 MeV पर न्यूक्लियन तक पहुंच जा रहा है फॉर द मास नंबर 8:20 मास नंबर आते आते वो 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन तक पहुंच जाता है। द राइज ऑफ द कर्व इज मच स्लोअर। तो स्टूडेंट इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद 20 के बाद जो है वो राइज बहुत स्लो होता है, मच स्लोअर, रीचिंग ए मैक्सिमम वैल्यू 8 से 8.7 पहुंचने में काफी स्लो हो जाता है वो, और एज 56 पे जाके स्टेबल होता है। तो एज को 56 पे मैक्सिमम इस पे रीच कर, इसलिए स्टूडेंट हमारा जितना ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हायर होगा वो सबसे स्टेबल होगा। तो इस तरीके से 56 जो हमारा Fe है वो स्टेबल होता है। इफ एज इंक्रीज स्टिल फर्दर द कर्व डिक्रीजेस स्लोली। तो इसके बाद अगर हम को बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कर्व में, देख सकते हैं आप, जैसे इसके बाद भी हम 20 के बाद बढ़ रहे थे तो हमारा 56 तक तो ये काफी सही था, देखिए हायर है। उसके बाद स्टूडेंट जैसे ये बहुत अच्छा नहीं बना है स्टूडेंट ये कर्व, तो आप बुक से देख सकते हैं या मैं आगे फर्दर इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसके बाद स्टूडेंट ये रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और बहुत स्लोली रिड्यूस होता है। फिर जैसे एटॉमिक नंबर और हायर होता है तब जाके थोड़ा सा शार्पली रिड्यूस होकर यहाँ पे स्टूडेंट 7 से ऊपर ही रहता है स्टूडेंट। इस कर्व में थोड़ा सा एग्जैक्ट आपका स्केलिंग नहीं है, लेकिन ये 7 के ऊपर ही रहता है। तो स्टूडेंट 8 से पहले तो हमने समझा कि बहुत फास्टली रैपिडली वो 1 से स्टार्ट होके 8 तक पहुंच जाता है 20 के अंदर ही। फिर 20 से 56 तक वो इंक्रीज होता है 8 से 8.7 MeV तक और पर न्यूक्लियन आप देखते हैं। और जैसे ही कर्व उसके आगे बढ़ता है तो वो डिक्रीज होना, धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू करता है। द वेरिएशन इन Fb इज वेरी स्लाइटली इन द मास नंबर रेंज 26 180 के बीच में बहुत ही स्लोली वो क्या होता है स्टूडेंट डिक्रीज होता है। एंड इन दिस रीजन Fb मे बी कंसिडर टू बी वेरी वर्चुअली कांस्टेंट विद द मीन वैल्यू 8.5 मान सकते हैं कि 8.5 पे वो कांस्टेंट की तरह रहता है, मतलब जस्ट स्लाइटली चेंज होता है उसमें। 8.7 पे रहता है और उतनी देर में वो 180 तक जाते जाते भी 1.5 तक ही रिड्यूस हो पाता, तो स्लाइट नियर अबाउट कांस्टेंट होता है। बहुत स्लाइटली एक स्लोप मिलेगी आपको जो कि बिलो होगी, धीरे धीरे स्लाइटली वेरिएशन जो है वो डिक्रीज होगा धीरे धीरे 56 के बाद। फॉर हैवी न्यूक्लियाई जो बहुत ही न्यूक्लियर जो मास नंबर है वो बहुत ही हैवी हो जाएगा, इसमें एज को टू ग्रेटर देन 180, तो फिशन डोमिनेट करने लगेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो Fb वैल्यू धीरे धीरे स्टूडेंट यहाँ पे डिक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग है, अगर आप इंक्रीज करते हैं तो, और वो 7.5 MeV पर न्यूक्लियन फॉर द हैवीएस्ट न्यूक्लियर। तो स्टूडेंट बहुत हैवी न्यूक्लियर पे भी जाके वो 7.5 MeV न्यूक्लियंस पे जाके स्टेबल होती है। तो स्टूडेंट थोड़ा मास नंबर ज्यादा इंक्रीज हो जाने पे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम होती है और उससे इंटीग्रेशन शुरू हो जाते हैं या फिशन स्टार्ट हो जाता है,
तो वो स्प्लिट हो जाते हैं। जो लार्जर न्यूक्लियाई हैं वो स्प्लिट्स अ लार्जर एटम इनटू 2 और मोर स्मॉल वंस। फिशन में क्या होता है कि स्टूडेंट्स, fission occurs when neutron slams into a larger atom, forcing it to excite and split into two smaller atom। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, एक बड़ा जो हमारा एटम है, न्यूट्रॉन उस पे जाके स्ट्राइक करता है और एक्साइटेड होकर दो एटम्स में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है फिशन में। और फिजन में स्टूडेंट्स, फिशन अकर्स व्हेन टू एटम्स स्लैम्स टुगेदर टू फॉर्म अ हैवियर एटम। दो स्मॉल एटम मिलकर एक हैवियर एटम बनाते हैं, जैसे दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम एटम बना देते हैं, इस तरीके से स्टूडेंट। तो फ्यूजन में भी स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में स्टूडेंट जो हमारा कर्व है वो फ्यूजन मेंटेन करता है। जो अभी जब ये कम होता है तो उसमें फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे ये बहुत हायर हो जाता है उसमें फिशन होने लगता है स्टूडेंट। तो अभी कुछ पॉइंट्स आपको न्यूमेरिकल्स में भी मिल सकते हैं, उसमें मैं आपको बता दिया करूँगा, जैसे फ्यूजन हो गया, फिशन हो गया। तो फिशन, फिजन, ये सब चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको फिशन जब एक बड़ा न्यूक्लियाई दो पार्ट में ब्रेक होता है, या फ्यूजन जिसमें दो स्मॉल न्यूक्लियाई मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, जैसे दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फिजिक्स में आप फर्स्टली इन फॉर्मूलों को रिवाइज कर लें, इस कर्व के बारे में भी देख लें, और स्टेबल पॉइंट्स जिसमें आप देख रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं वो इवन नंबर हैं, वो काफ़ी स्टेबल हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2He4, 6D12 और 8O16, इस तरीके से। तो स्टूडेंट इनका भी ध्यान रखें आप, इस तरीके से आप इनको रिवाइज करें। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको फॉर्मूलेज भी मिले होंगे काफ़ी, R=2 और नॉट, A⁴ और टाउ हाफ, टाउ एवरेज, हाफ लाइफ टाइम, एवरेज लाइफ टाइम, डीके कांस्टेंट, और स्टूडेंट्स नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करें, और इस कर्व से जो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस तरीके से हमारे मास नंबर के साथ वैरी कर रही है, ये आप जान पाए होंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने न्यूक्लियर फिजिक्स की थ्योरी को देखा। आगे हम स्टूडेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट्स, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। एटॉमिक और न्यूक्लियर दोनों के न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टूडेंट, उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर फर्दर हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे अपनी। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम अपनी यूनिट्स को खत्म करते जा रहे हैं। स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन एटम की थ्योरीज पढ़ ली हैं, 3 यूनिट हमारा खत्म हो चुका है, 2 यूनिट्स के न्यूमेरिकल्स भी हम देख चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम एटॉमिक और न्यूक्लियर दोनों के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, तो हमारा यहाँ तक का जो यूनिट्स है उसकी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी तैयारी को करते रहें, ये बहुत ही हेल्प करने वाली है आपको हर एंट्रेंस में। ये BHU BSc का एंट्रेंस हुआ है, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। और फर्दर अगर आप JEE नीट के एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो भी आपको कॉन्सेप्ट अगर कुछ बिल्डिंग हो सके तो बहुत ही बेहतर होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा आसानी हो सकती है अगर आप जस्ट बिगनर्स हैं या आगे उसको कभी भी स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और स्टूडेंट जितना हो सके अपनी स्टडी पे फोकस करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप उस पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप कोई रेफरेंस बुक या और भी चीज़ें पूछना चाहें तो उस पर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट पढ़ाई करते रहें। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियर और एटॉमिक के लेक्चर के साथ। स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद।